खाली गीला कपड़ा लगाना तो उसी वजह से। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार। चलिए जा रही है आप सभी। ये ब्राइटनेस ज्यादा मेरे को लग रही है, किसने कर दिया ब्राइटनेस? ये कैमरा पहले वाले से घट गया, पहले वाला ही बज गया। अच्छा तो इसको 3 में शिफ्ट करते हैं, 3 वाला यहाँ शिफ्ट कर देंगे। परफेक्ट। चलिए आज बेटा देखिए, हमने जो बात की थी वो बात की थी, एक तो भाई इतना कचरा हो गया इसमें। ये नहीं पता चलता कौन सी फाइल का। हाँ मेरे दोस्त, प्रपोजिशन, लास्ट प्रपोजिशन क्या करी भाई हमने? अच्छा ऑन और ऑन टू, ठीक है। ऑन और ऑन टू हमने लास्ट प्रपोजिशन की थी, जिसमें हमने ये जाना, ठीक है, कि मोमेंट है तो क्या है, ऑन कैसे यूज होता है, ऑन टू कैसे होता है। अब आप लोग आगे आ जाए, ठीक है। और आगे हम करेंगे अब यूज ऑफ इन इनटू। अब हम इनका और इनटू का यूज यहां ध्यान से देखेंगे, यूज ऑफ इन और यूज ऑफ इनटू। इन इनटू को ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। देखो इन क्या करेगा, फिर से वही इन जो बताएगा वो पोजीशन को बताएगा, इन जो बताएगा वो पोजीशन को बताएगा। कहां जैसे मैंने लाइन में दिल्ली में हूं भाई, तो बता कहां है, मैं यहां हूं या मैं अपने कमरे में हूं, ठीक है। ये चीज तो जहां भी आपकी पोजीशन है उस पोजीशन को बताएगा मेरे दोस्त, ठीक है। जैसे ये 3D फैक्टर होना चाहिए और यहां पर आप है तो आपने बोल दिया इन, ये रूम हो गया सपोज करो, ठीक है। और आपने बोल दिया आई एम इन माय रूम, तो इन माय रूम का मतलब ये हो गया। लेकिन जब आप इन टू को देखते हैं तो ये सेम कांसेप्ट है जो कल अप्लाई हुआ था, इन प्लस टू है, ठीक है। इसका मतलब इन तो कहीं ना कहीं उस पोजीशन को दिखा देगा, हाँ, लेकिन टू वहां क्या दिखा देगा, टू वहां क्या दिखा देगा, मूवमेंट को दिखा देगा, मूवमेंट को दिखा देगा कि वो चीज क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, मूवमेंट हो रही है उसमें, उसको ये चीज दिखाने की कोशिश करेगी मेरे भाई। आई जी बात समझ लो, ये दोनों में डिफरेंस हुआ। चलो जैसे मैंने बोल दिया ही वाज इन या ही वाज इनटू माय रूम, ठीक है। तो अब हमने देखा ये तो पोजीशन बताई जा रही है, वो कमरे में है, इनटू तो नहीं होना चाहिए, गलत हुआ, राइट हुआ। आगे देखिए, ही केम इन या ही केम इनटू माय रूम टू टॉक टू मी, ठीक है। ये बात मैंने लिख दी यहां। अब इसको पहचानिए क्या मीनिंग देगा बेटा यहां पर। ही केम इन इनटू माय रूम, ठीक है, टू टॉक टू मी, वो मुझसे बात करने के लिए कमरे में आया था, मुझसे बात करने के लिए मेरे कमरे में आया था। क्या हो गया जी, वेरी गुड, इनटू हो गया। आसान काम, ऊपर उठाते चीजों को, तो ये चीज भी आपके दिमाग में बैठ गई मेरे दोस्त। आगे देखिएगा, अगर एक नोट करके मैं चीज को आपको समझाऊं तो वो चीज ये होगी कि जो मैंने आपको एक बात बताई थी, जो प्रेपोजिशन होती है, जो प्रेपोजिशन होती है वो भी एज एन एडवर्ब काम कर जाती है कई बार, ठीक है। जो प्रेपोजिशन होती है वो भी एज एन एडवर्ब कई बार काम कर जाती है। उसी चीज का आपने यहां फायदा उठाना है। याद रखिएगा, जो इन होता है कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब, इन एज एन एडवर्ब भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, और एज अ प्रेपोजिशन भी यूज किया जा सकता है। तो ये एडवर्ब और प्रेपोजिशन दोनों की तरह यूज हो सकता है इन। अभी आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन इनटू के बारे में याद रखिएगा, इनटू जो है वो ओनली प्रेपोजिशन है, वो ओनली प्रेपोजिशन है, तो हमेशा इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट जरूर से जरूर नजर आएगा। बचपन याद करो जब आप कहते थे मे आई कम इन, याद है, सो मे आई कम इन, ठीक है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, मे आई कम वेयर इन, तो ये वेयर का अप्लाई है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया टेक्निकली आप बोलोगे, तो ये कम क्या है, एक्शन हो गया। अच्छा वेयर कहां जाऊं, अंदर, तो ये क्या बन गया, एडवर्ब किसकी, ऑफ प्लेस, जगह की। मैं कम इन प्लीज, अंदर आ जाइए, ठीक है। तो कम इन उस तरीके से आप इसे लेकर चलते हैं, तो कम इन, अंदर आ जाइए। सो ये यहां पर बन गया भाई, तो कम हुआ एक्शन और ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो लेकिन अब यहां इनटू तो नहीं दोगे, मैं कम इनटू नहीं, मैं कम इनटू योर रूम और मैं कम इन योर रूम। अब आप ध्यान से सुनो, मैंने बोल दिया मैं कम इन दिस रूम या मैं कम इनटू दिस रूम। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको सोचिए, अब आप बोलोगे मैं कम इन दिस रूम और मैं कम इनटू दिस रूम। अब आपने क्या किया, दिस रूम के बाद लिख दिया, अगर दिस रूम के बाद लिख दिया तो ये आपने कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट लिख दिया तो इनटू आएगा, अब नहीं आएगा, मोमेंट होगी। भले ही यहां मोमेंट थी, भले ही यहां मोमेंट थी, मैं कम इन, अब अंदर आने की पूछते थे, लेकिन एडवर्ब के फैक्टर की तरह यूज होना था, ऑब्जेक्ट तो था नहीं। अगर ऑब्जेक्ट दे देगा एग्जामिनर तो फिर इनटू का बहुत बढ़िया। चलो कॉपी, तो ये इन और इनटू का थोड़ा सा रहस्य है जो आपको आराम से, ठीक है, समझ आ गया होगा, ठीक है। डन, एक एग्जांपल मैं देता हूं उसको पता करके, इनके इनटू के सबके आप उनको पहचानिएगा। देखो मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहता हूं देयर इज अ नेस्ट, देयर इज अ नेस्ट, एक घोंसला है इन या ऑन द ट्री, नेस्ट है ट्री में, याद है ऑन नहीं आएगा, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री होता है बेटा, सरफेस पे मिला ही नहीं इसको, तो मैंने आपको उस दिन सिखाया था, फेस में इन आ जाएगा, ठीक है, फेस में इन आ जाएगा, याद है आपको, ठीक है। देयर आर मेनी बुक्स ऑन टू द टेबल, भाई टेबल पर बहुत सी किताबें। अब आप बोलोगे सरफेस में, इसलिए यहां ऑन टू तो नहीं है, मोमेंट तो नहीं है, ये तो आप पोजीशन बता रही हो, ऑन आ जाएगा बेटा। आगे बढ़िएगा, अब मैंने बोला देयर इज अ रिंग ऑन या ऑन टू हिज फिंगर या ऑन टू हर फिंगर, बताइए देयर इज अ रिंग, लोकेशन बता रहे हो ना, उसकी उंगली में, ठीक है, उसकी उंगली में क्या है, अंगूठी है, तो मैंने बोला देयर इज अ रिंग ऑन या ऑन टू, ठीक है, हर फिंगर, तो क्या जाएगा ऑन। बेटा लुकिंग अराउंड, जो अराउंड आप बोल रहे हो वो अराउंड वहां प्रेपोजिशन आके कहीं ना कहीं एडवर्ब फैक्टर में आ गया, एक एडवर्ब फैक्टर में हो गया। अराउंड के बाद आप कुछ लिख दोगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वो प्रेपोजिशन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो देयर इज अ रिंग ऑन हर फिंगर। अच्छा अगला देखिए, बट अगर मैं ये बोल दूं पुट दिस रिंग, इस रिंग को पहना दो ऑन या ऑन टू हर फिंगर, अब बात बदल जाएगी बेटा। ऊपर वाले में तो आप बता रहे थे, ऊपर वाले में तो बता रहे थे लोकेशन क्या रिंग की, लेकिन पहना दो तो पुट दिस रिंग ऑन या ऑन टू हर फिंगर। अब क्या है, पुट दिस रिंग गलत है, ऑन टू, क्योंकि वो अंगूठी पहनानी है, ठीक है। सो पुट दिस रिंग ऑन टू हर फिंगर, तो पुट दिस रिंग ऑन हर फिंगर। लेकिन बेटा पुट ऑन पहनना भी होता है, और मैं डायरेक्ट बोल रहा पुट ऑन दिस रिंग या पुट ऑन टू दिस रिंग, पुट ऑन टू दिस रिंग होता है, ऐसा लगेगा जैसे अंगूठी को पहना दो, अंगूठी को भी पहना दो, अंगूठी को पहन लो, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन दिस रिंग, सो पुट ऑन होता है पहनना। अब ये बोलोगे पुट ऑन टू दिस रिंग, ऐसा लगेगा क्या इस अंगूठी को पहना, जैसे पुट दिस रिंग, इस अंगूठी को पहना दो उसकी उंगली में। लेकिन अगर लिख दो पुट ऑन टू दिस रिंग, ऐसा साउंड करेगा कि पहना दो अंगूठी को, अंगूठी को पहनाना, अंगूठी पहनानी है, तो पुट ऑन पहना दो इस अंगूठी को, और आगे बढ़ाओ इस अंगूठी को ऑन टू हर फिंगर, उसकी उंगली में। तो ये देखो पूरी की पूरी चीज चेंज हो गई। अब यहां पर आप लगाओगे ऑन टू, सो पुट ऑन दिस रिंग ऑन टू हर फिंगर, पुट ऑन दिस रिंग ऑन टू हर फिंगर, ये कहानी बन जाएगी, ठीक है भाई।
वेरी गुड। हमें मेन सारी क्लास कल लगेगी थी, आज होगी आपकी 6 बजे होगी आज। चलिए अब आगे की बात करते हैं दोस्त। अब एक इसी में ऑन वगैरह में एक होता है ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट। देखो ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस तरीके से इसको हम यूज करते हैं, अभी बताता हूं। कई बार हम ये नहीं कह पाते कि इन ट्रेन होना चाहिए कि ऑन ट्रेन होना चाहिए, ये आखिरकार मुद्दा क्या है, ठीक है, आखिरकार ये मुद्दा क्या है, उसको हमने सीखना है कि ऑन होगा इन होगा। तो कई बार हम हो रहे होते हैं बेटा वहां परेशान कि क्या यूज करना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ट्रांसपोर्ट में एक बात याद रखिएगा, अगर आप बात करें ऐसे ट्रांसपोर्ट की जहां आपको बैठना है और जहां पीठ भी सटा सकते हैं, जैसे बाइक के आप ऊपर है तो इन बाइक तो होगा नहीं, ऑन होगा, है ना, इन बाइक तो होगा नहीं, क्या होगा, ऑन होगा। बेटा ये है पुट ऑन का मतलब पहन लो, अंगूठी पहना पहना दो उसकी उंगली में, ठीक है। अगर आप बोल दोगे पुट ऑन दिस रिंग तो पुट ऑन पुट ऑफ भी होता है, उतारना पुट ऑन होता है, पुट ऑफ पुट ऑन, ठीक है बेटा, ये मीनिंग है पुट ऑफ पुट ऑन। आइए तो ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, अगर मैं आपको कहता हूं इन या ऑन हिज बाइक, भाई वो अपनी बाइक पे है, इन या ऑन हिज स्कूटर, वो अपने स्कूटर पे है, तो पीठ तो सेट नहीं, तो आप ऑन करोगे, इन नहीं करोगे, भाई पीठ तो सेट नहीं है वहां पर, तो ये तो हुई इनकी बात, ठीक है, ठीक। लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम इन माय कार या आई एम ऑन माय कार, तो भाई आई एम इन माय कार होगा, ऑन तो नहीं होगा, जैसे आई एम इन माय रूम, आई एम इन माय कार, ऑन माय कार तो हो नहीं सकता। वेरी गुड। हाँ ये हो सकता है कि सपोज ही स्टैंडिंग ऑन हिज कार, ही स्टैंडिंग ऑन हिज कार, अपनी गाड़ी पे खड़ा है, भाई सर ये फिर सेंस ऐसी आ जाएगी जैसे सपोज करो ये गाड़ी है बेटा और वो बंदा इस गाड़ी के ऊपर खड़ा है, ये सेंस आ गई, फिर ये हो जाएगा ऑन, क्योंकि इसके जो छत है गाड़ी की ये सरफेस होगी, तो इसको आपने बोल दिया, ठीक है, ऑन हिज कार, वो अपनी गाड़ी पर खड़ा है, ठीक है, वो अपनी गाड़ी पर खड़ा है, ठीक है। अच्छा छोटा बच्चा वो तो गाड़ी के अंदर भी खड़ा हो सकता है, तो गाड़ी की सीट के ऊपर होगा, ऑन द सीट ऑफ द कार, द चाइल्ड इज स्टैंडिंग ऑन द सीट ऑफ द कार, ठीक है, ये चीज है बेटा। क्लियर, चलिए तो ये तो वही सिंपल, मैं गाड़ी में हूं, ठीक है, आपने बोल दिया मैं कार, ऑन जहां कुछ अलग सेंस दे रहा है बेटा उसको आप ध्यान से देख के चलोगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा व्हीकल है या ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिस पर आप चल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, तो वहां उसका जो सरफेस होता है ना भाई, वो ऐसा ही है जैसे आई एम वॉकिंग ऑन द रोड या आई एम वॉकिंग इन द रोड, क्या होगा बताओ। अब यहां पर मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं, जैसे बेटा ट्रेन हुई, जैसे बस हुआ, ठीक है, जैसे आपका एरोप्लेन हुआ, प्लेन वगैरह। अब इनमें क्या होता है, इनमें वो जो सरफेस होता है ना, जैसे कहीं बस का एग्जांपल आप कैसे बनाओगे, बस चलो ये मान लो ये बस है, इंटरेस्टिंग सी, ठीक है भाई, ये इंटरेस्टिंग सी बस है, डन। तो ये जो है ना इसका सरफेस है, ये जो है इसका सरफेस है, तो इसलिए आप ये बोलते हैं, क्या बोलोगे, अपन बोल रहे हैं वॉकिंग ऑन द रोड। इसलिए क्या होता है कि जब ये चीज यूज की जाती है तो ऑन यूज कर लेता है उसमें, ऑन ट्रेन, ऑन बस, आई एम ऑन ट्रेन, आई एम ऑन बस, इसका मतलब क्या है भाई, बस से आप जो है मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बस में भाई साहब, वेरी गुड, हुआ जी काम से। तो जिसमें भी आप मूवमेंट कर रहे हैं ना, तो उसमें आप ऑन लगाएंगे, जिसमें भी आप चल सकते हैं, जिस व्हीकल में भी आप चल सकते हैं, जिस ट्रांसपोर्ट में आप चल सकते हैं, ठीक है, जिस ट्रांसपोर्ट में आप चल सकते हैं वहां पे लगाते हैं, मैं बस में, ठीक है, मैं तो ट्रेन में हूं, मैं तो बस में, ये चीज है। लेकिन इसमें कहानी में इंटरेस्टिंग, अगर आपको अपना रूट बताना हो, रूट की कैसे आप आए, फिर आप बोलते हो बाई बस, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई रोड, बाई ट्रेन, तो बाई यूज होता है रूट बताने में, मैं यहाँ आया किस चीज के माध्यम से आया, बस से आया, ये आया, और फिर कहा आई एम ऑन बाई बस, आई एम ऑन द बस, फिर आप इस तरीके से ऑन लगाते हो, या बस में हूं, ठीक है, ट्रेन में हूं, और रूट बताना कैसे आए भाई, कैसे गए थे, कैसे आए थे, क्या ट्रांसपोर्ट यूज किया था, तो फिर बात यूज होती है बस की, ठीक है। तो आप ट्रैवल कर रहे हो और आप आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द बस, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पे स्पोकन की अहमियत, सपोज करो आप छुपन छुपाई खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, ठीक है। अब उस हाइड एंड सीक के गेम में वहां पे टूटी फूटी सी बस खड़ी है, वो बच्चा जाके बस में छिप गया, ठीक है, हाँ तुमसे ढूंढ नहीं पाए, तुमने हार मान ली, ठीक है, तुमने हार मान ली, बच्चा बाहर कहता है देखो नहीं ढूंढ पाया, तो मुझे कहता है कहां था तू, कहता आई वाज इन द बस, आई वाज इन द बस, मैं तो बस में था। फिर उस बस को आप सराउंडिंग की तरह यूज करते हैं कि जैसे मैं कमरे में था तो मैं बस में था, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट से रिलेट नहीं करेगी फिर चीज। लेकिन इतनी सारी चीजें एग्जाम में थोड़ा लिख देगा, एग्जाम में तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से दिखाएगा, लेकिन ये ओनली फॉर स्पोकन है। स्पोकन में क्या होता है, अगर आप सराउंडिंग की तरह, अगर आप एक लोकेशन की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग कहां हो तुम, मैं अपने कमरे में हूं, मैं बस में हूं। लेकिन अगर उसी चीज को माध्यम से दिखाओगे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, तो आप ऑन ट्रेन यूज करेंगे, ऑन बस यूज करेंगे, आई एम ऑन द ट्रेन, जिसमें भी आप वॉक कर पाओ। तो जैसे ग्राउंड आप ये लेते हैं, रोड अर्थ, ऑन द अर्थ यूज करते हो, ऑन द रोड यूज करते हो, तो उसमें वॉकिंग सरफेस है वो, इसलिए सरफेस को ऑन की तरह ट्रीट किया जाता है, ऑन उसमें। तो जिसमें भी आप वॉक कर पाए उस ट्रांसपोर्ट में आप ऑन यूज करें, अदरवाइज आप इन यूज करें। हो गया जी बंधु बात, बिंदास, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं। अभी कॉन्सेप्ट देखते हैं, छोटी छोटी बातें, प्रेपोजिशन ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सारा सीखते चले जाओ, एरर बनाओगे मजा आ जाएगा, सारी एरर आप खुद बना लोगे, मेरी तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो जब प्रैक्टिस करोगे ना मजा आएगा आपको। जो इन होता है वो टाइम के लिए आता है, लेकिन याद रखिएगा इन जो है वो ड्यूरेशन के लिए आता है, इनको आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज नहीं कर सकते, इनको आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज नहीं कर सकते, आप ड्यूरेशन के लिए इसको यूज करो। लेकिन जब आप ऑन को यूज करते हैं तो बेटा ऑन किसके लिए आ जाता है, पर्टिकुलर डेट या डेट, डेट हो कोई या कोई भी डेट, जैसे हमने बोल दिया ही केम ऑन मंडे और ही केम इन मंडे, तो आप ही केम इन मंडे नहीं लिखोगे, आप लिखोगे ही केम ऑन मंडे, ठीक है, वेरी गुड। फिर आपने बोला आई शैल पे द अमाउंट, आई शैल पे द अमाउंट ऑन 2 days या इन 2 days, 2 दिनों में, तो आपने बोला इन 2 days अब ऑन 2 days है, ये फर्क होता है। विद इन 2 days में पहले आपको बता चुका कि उसका क्या मतलब होता है ना, तो ये सेंस यहां पर आ जाती है भाई। और भी बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं जो टाइम को मेंशन कर लेते हैं, कर लो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और भी बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं दोस्त जो टाइम को मेंशन कर लेते हैं, जैसे सबसे पहले आप बोलते हो एट 2 o'clock, 2 बजे, एट 2 o'clock 2 बजे, तो हो गया कल का कंप्लीट, हाँ ठीक है। और मैं भी साहिल को बोलूंगा, सुनाता हूं, ठीक है, देखो एट 2 o'clock होगा, तो एट 2 o'clock मतलब 2 बजे होगा। अच्छा मैं इन जून में आऊंगा, तो ये भी कहीं ना कहीं जून किसको दिखा देगा, ड्यूरेशन दिखा देगा, तो उसमें आ जाएगा। और मैंने बोला बेटा कहीं ना कहीं डे या डेट के लिए आता है, तो आप ऑन संडे बोल दोगे, तो कहीं ना कहीं आप ऑन 30th ऑफ मार्च बोल दोगे, हाँ ब्लैक वाला लैपटॉप वाला होगा, ठीक है सर, ऑन 30th ऑफ मार्च बोल दोगे बेटा, आप ऑन लगा रहे हो। लेकिन यहाँ इन 30th ऑफ मार्च नहीं लिखोगे, आप इन संडे तो नहीं लिखोगे, ऑन संडे बोलोगे,
ऑन जून तो नहीं बोलोगे, इन जून बोलोगे, एट जून तो नहीं बोलोगे, इन जून बोलोगे, ऑन 2 o'clock तो नहीं बोलोगे बेटा, एट 2 o'clock, इन 2 o'clock तो नहीं बोलोगे, एट 2 o'clock बोलोगे। तो इस एक्सप्रेशन के साथ इनको ऐसे लिखना ताकि आपको सीधा सीधा समझ में आ जाए। ऐसे होता है बेटा, एट नून, ऑन नून तो नहीं बोलोगे, एट नून बोलोगे दोपहर में, ठीक है, एट नून बोलोगे दोपहर में। अगर एट या ऑन डिनर टाइम नहीं बेटा, या तो ओवर यूज होता है ओवर डिनर या एट डिनर टाइम, एट डिनर टाइम पर तो एट यूज होता है, ठीक है। एट या ऑन बेड टाइम, जब आप सोने जाते हो तो एट बेड टाइम यूज हो जाएगा, आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि ऑन बेड टाइम, इलॉजिकल हो जाएगा बेटा। तो ये भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग कहानी है। एट सनसेट है, एट द मोमेंट है, ऑन द मोमेंट तो बोलोगे बेटा, एट द मोमेंट बोलोगे, उसी पल, एट द मोमेंट, ऑन द मोमेंट नहीं होगा, एट द मोमेंट होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके माइंड में सीधा क्लिक कर देंगे बेटा, सीधा क्लिक कर देंगे। छोटी छोटी बातें हैं जो आपके माइंड में सीधा क्लिक कर देंगे। अच्छा, एट या ऑन, हाँ, न्यू, ठीक है, ईयर्स ईव, अब नए साल के मौके की बात कर रहे हो तो फिर आप एट को करोगे, उसी पल की बात हो रही है, तो फिर ये हो जाएगा भाई एट दिवाली के मौके पर, और दिवाली, ये तो आप उस दिन की बात कर रहे हो, तो ये जब डे की बात करेगा बेटा तो ऑन आ जाएगा, एट वहां से कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ऑन माय बर्थडे, मेरे बर्थडे पर, ठीक है, ऑन माय बर्थडे, इसका मतलब वो डेट आप बता रहे हो बेटा, ऑन इंडिपेंडेंस डे। अब आप इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हो तो आप फिर वहां एट कैसे लगाओगे बेटा, वो तो एक ही दिन, उसी दिन वाली बात है, उसी दिन वाली बात है तो ऑन लगा दोगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि इन क्रिसमस ना बोल के हम क्या बोलेंगे, ऑन क्रिसमस। अच्छा, ऑन क्रिसमस का मतलब क्या हो गया, ऑन क्रिसमस का मतलब ये हो गया क्रिसमस वाले दिन, क्रिसमस वाले दिन का मतलब ये भी किसकी बात है, डे की बात है। ऑन क्रिसमस का मतलब ये हो गया, अब वहां ऑन लगा रहे हो, ठीक है, ये चीज है, वेरी गुड। लेकिन एट क्रिसमस का क्या मतलब हो जाएगा, एट क्रिसमस का मतलब क्या हो जाएगा, मौके पर, क्रिसमस के मौके पर, ठीक है, वेरी गुड। जैसे आई स्टे विद माय फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं, ठीक है, एट क्रिसमस, क्रिसमस के मौके पर, मतलब जब क्रिसमस आता है तो परिवार के साथ रहता हूं। वैसे क्या रहता होगा, रेंट पे रहता होगा, ठीक है, या इसको ऐसे आई लिव इन अ रेंटेड हाउस, इसी के नीचे आई लिव, हां जी, रेंटेड हाउस, आई बुक वाला हो गया, और यहां लिख देना बेटा, बट आई स्टे विद माय फैमिली एट क्रिसमस, ठीक है, ठीक है बेटा, आई लिव इन अ रेंटेड हाउस बट आई स्टे विद माय फैमिली एट क्रिसमस, क्रिसमस में मैं परिवार के साथ रहता हूं, क्रिसमस पर, मतलब क्रिसमस वाले दिन नहीं बेटा, उस पूरी की पूरी बात कर रहा है, उस टाइम पीरियड की बात कर रहा है, उस मोमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप एट प्रेजेंट यूज करते हो बेटा, ही इज नॉट देयर, ही इज नॉट देयर एट प्रेजेंट, ही इज नॉट देयर एट प्रेजेंट, अभी वहां नहीं है, ही इज नॉट देयर एट प्रेजेंट, आप ऐसे यूज करते हो, हाँ। लेकिन आपको जब वो ड्यूरेशन टाइप दिखाना हो, जैसे इन द मॉर्निंग, अभी एट द मॉर्निंग थोड़ा बोलते हो, इन द मॉर्निंग बोलते हो, जैसे मैंने बोल दिया आई प्ले विद देम, मैं उनके साथ खेलता हूं, आई प्ले विद देम इन द मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग तो नहीं बोलोगे आप। लेकिन पता क्या है, सारा ज्ञान एक तरफ और आपके माइंड में पहले से पढ़ा है वो एक तरफ, हम अपने कितनी ऐसे कैसे करा लें। अगर प्रेपोजिशन से पंगा लोगे ना तो मुझे नहीं गिरोगे, प्रेपोजिशन से पंगा नहीं लेते, प्रेपोजिशन को तो सिर्फ सुनते चलते हैं। कितना प्रेपोजिशन पढ़ो, मेरे बच्चे जितना पढ़ो उतना कम है, पढ़ लो। नया एरर प्रेपोजिशन का अगर दिखा, मैं कहता हूं भाई साहब यहाँ कोई भी कितना फलने का टीचर हो, चाहे मैं हूं चाहे वो मेरे साथी हो, कोई नहीं कर सकता मेरे बच्चे प्रेपोजिशन के नए क्वेश्चन को टैकल, ये दावा है मेरा। क्योंकि प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है बेटा, वो उस चीज के लिए उस चीज को फिक्स करके रख देता है, आपकी चलेगी नहीं। इसका मतलब मेरे पुत्र सबसे बड़ी हार है आपकी, अगर आपने प्रेपोजिशन का कोई एरर पेपर में नया देखा तो इसका मतलब आपकी सेल्फ स्टडी में, आपकी स्टडी में कमी रह गई। आपने प्रेपोजिशन टॉपिक को जितना समय देना चाहिए था उतना नहीं दिया, इट्स जस्ट लाइक वोकैब, इसमें कॉन्सेप्ट भी है तो इसमें जगह हार मान लेते हो आप, अच्छा ऐसा सेंस कॉन्सेप्ट भी है, बिल्कुल आपने समझना पड़ेगा बच्चे की एट क्रिसमस का मतलब क्या होता है, ऑन क्रिसमस का मतलब क्या होता है, डे है मौके पर है, कैसे यूज करते हैं, सब देखा बच्चे, सब देखा आपने। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज में तो आप फंस जाओगे ना, स्टिक हो जाओगे ना, जब आपने उस रिदम को क्या है कि देखा ही नहीं, कहा क्या प्रेपोजिशन आ रही। अब आप मुझसे कोई प्रेपोजिशन की एरर पूछोगे बेटा, मैं आपको बता दूंगा कैसे, क्योंकि तो पढ़ लिया बहुत सारा प्रेपोजिशन पढ़ लिया, तो हम क्या करें बताओ, हम क्या करें भाई साहब, तो हमें भी पढ़ना है सर, तभी तो मजा आएगा। तो क्या करना है, प्रेपोजिशन से पंगे नहीं लेने, पढ़ते चलना है, कभी नहीं बोला मुझे तो प्रेपोजिशन आ गया, नहीं नहीं, पढ़ लो। और एक और बहुत रामबान इलाज बताता हूं, गलत एरर पढ़ने से बचना। अगर प्रेपोजिशन का एरर पढ़ रहे हो नहीं बनाना, दोबारा मत पढ़िए उसे, इतने एरर मत पढ़ो कि एरर ही सही लगना स्टार्ट हो जाए, इतनी गलत चीजें मत पढ़ो कि गलत ही सही लगना चालू हो जाए। बच्चे आप गलत प्रेपोजिशन पढ़ लोगे, एट द मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग, कई बार आपने पढ़ लिया तो दिमाग में एग्जाम में क्या रहेगा, एट द मॉर्निंग में तो है कहीं होता है यार, ये तक क्यों फंस गए आप, क्यों, क्योंकि क्या क्या गलत पढ़ लिया। प्रेपोजिशन समझो, गलत चीजों को बार-बार पढ़ो, सही चीजों को बार-बार पढ़ो तो आप तो होगी कम से कम। चलो एक चीज बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर हम ये बोलते अंडर द गाइडेंस ऑफ जयदीप सर, या इन द गाइडेंस ऑफ जयदीप सर, या ऑन द गाइडेंस ऑफ जयदीप सर, या एट द गाइडेंस ऑफ जयदीप सर, क्या आएगा सर, बताएं आप लोग। अंडर, ऑन, इन, एट, क्या आएगा, क्या आएगा दोस्त, अंडर द गाइडेंस, एट द गाइडेंस, इन द गाइडेंस, ऑन द गाइडेंस, अंडर आएगा, करेक्ट। कैसे पता, कैसे पता, तो खा लो, क्या खा लोगे, कैसे पता, पता नहीं, पढ़ा होगा कहीं पढ़ा होगा कहीं, वेरी गुड। जब आप किसी चीज को भी किसी के अंडर करते हैं, किसी के रहते करते हैं उस चीज को, तो उसमें अंडर यूज होता है बेटा। ये क्वेश्चन किस चीज पर बेस्ड था, आपकी रीडिंग पर बेस्ड था कि आपने रीडिंग कितनी की, आपने सेल्फ स्टडी कितनी दी चीजों को। ये क्वेश्चन लॉजिक पे नहीं था, लॉजिक पे उत्तर नहीं बोलता एट क्रिसमस होगा, ऑन क्रिसमस होगा, आप बोलते सेंटेंस डिपेंड करेगा, सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। आगे मजा, ये चीज मैं आपको दो चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, कि आपको ये देखना है कि वहां किस चीज का जो है काम जारी है, किस चीज से आप चीजों को रिलेट करके देख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, तो अपनी तरफ से आप कुछ नहीं पढ़ना, समझ जो पढ़ा रहा हूं उसे पढ़िए, जो असाइनमेंट दूंगा उसको करिए, उससे बाहर प्रेपोजिशन आएगी नहीं बेटा, सिंपल, इट्स जस्ट लाइक वो क्या। इसलिए मैंने एग्जांपल्स बढ़ाने की और आपको चीजों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब एक चीज और, इसी के नीचे अगर मैं बोलता हूं बेटा टिल 5 o'clock, ठीक है, टिल 5 o'clock का मतलब क्या होता है, या अंटिल 5 o'clock का मतलब क्या होता है। देखो आप टिल 5 o'clock बोल दो या अंटिल 5 o'clock बोल दो, दोनों सही है, दोनों का सेम मीनिंग है बेटा। 5 बजे तक, 5 बजे तक मतलब 5 से ऊपर नहीं, 5 बजे तक, बिफोर 5 o'clock 5 बजे से पहले, आफ्टर 5 o'clock 5 बजे के बाद वो आपसे मिलेंगे। अच्छा 5 बजे मिलना होगा तो एट 5 o'clock, ठीक है। फ्रॉम 5 o'clock 5 बजे से, ठीक है, सिंस 5 o'clock 5 बजे से लेकर अब तक, 5 बजे से लेकर अब तक। और अगर 4 5 o'clock देखिए तो 4 क्या हो जाएगा, गलत ड्यूरेशन के लिए आएगा। 5 बजे से 5 बजे से लेकर अब तक, फ्रॉम 5 o'clock सिंस 5 o'clock, दोनों में फर्क है, हो गया। तो सारी सारी प्रेपोजिशन है जो टाइम को रेफर कर लेती है, टाइम को बता देती है, इजी है, इजी चीज है। फ्रॉम के साथ भी आ जाता है, मैंने बता दिया, फ्रॉम 5 o'clock टू 7 o'clock। अरे मजा आ गया फिर तो भाई, ठीक है। तो ये चीजें आपकी यूज होने लग रही हैं, और अब हम चीजों को जरा आगे बढ़ाते हैं बेटा, और अब अगली प्रेपोजिशन पर मूव करते हैं, मतलब अगले कॉन्सेप्ट पर।
मूव करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बेटा होम का और हाउस का। इसको मैं कई बार एडवर्ब टॉपिक में भी करा देता हूं, ज्यादातर मैं इसको प्रेपोजिशन में बता देता हूं। होम और हाउस में फर्क होता है। ठीक है, होम और हाउस में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? सबसे पहले तो मैं स्पोकन से रिलेट कर लेता हूं बेटा। सबसे पहले तो मैं इसे स्पोकन से रिलेट कर लेता हूं। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश से रिलेट कर लेता हूं, जो कि जरूरी है बच्चे। अगर आप इसे रियल लाइफ से जोड़ेंगे, स्पोकन इंग्लिश का मतलब रियल लाइफ से जोड़ेंगे, तो जो रियल लाइफ से आप इसे जोड़ते हैं, रियल लाइफ। ठीक है, स्पोकन से मतलब क्या होगा? जो रियल लाइफ में रिलेट करेगा। वो पता क्या होता है? जो होम है मेरे बच्चे, उसमें फीलिंग्स अटैच होती है। जो हाउस है वो लॉजिक पे चलता है, लॉजिक पे चलता है। इसका मतलब मेरे बच्चे वो बिल्डिंग है, उसमें कंडीशंस है, दीवार होगी, छत होगी। ठीक है, दीवार होगी, छत होगी, कंडीशंस पे है। ठीक है, वेरी गुड। हाउस लॉजिक पे चलता है। घर कभी लॉजिक पे नहीं चल पाता, इसलिए मेरे बच्चे घर में कभी हिसाब नहीं लिया जाता है। घर में कभी हिसाब नहीं होता है, तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने क्या किया। लेकिन आप बोलोगे सर ऐसा तो होता है, घर में तो हिसाब होता है, तूने क्या किया, तूने क्या। तो बेटा वो घर ना रहा, अब वो मकान बन चुका है, अब वो बिल्डिंग बन चुका है। क्योंकि मेरे बच्चे घर फीलिंग से बनता है, घर उस रिश्तों से बनता है। अगर माँ बाप का रिश्ता, ठीक है, बच्चा समझ नहीं पा रहा, माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता, चीजों को समझ नहीं पा रहा है, तो काहे का घर में मकान बना वाला तूने। दो भाइयों में आपस में लड़ाई है, मनमुटाव है, ठीक है, सच्चे दिल से दूसरे एक दूसरे के साथ नहीं है, वो काहे का घर है। क्योंकि अगर रियलिटी में अगर आप बोलते हो बेटा, तो हमेशा याद रखिएगा, आप हो जब तक आप घर पे हो। घर से बाहर जाते हो अपने चेहरे पे अलग मुखौटा बना देते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं रियल में ये थोड़ी ना हूं। ये तो मेरा चेहरा, मेरा बिहेवियर आप एज अ टीचर देख रहे हैं। एक इंसान की तरह जो मेरा रियल बिहेवियर है, जो मेरा एक रियल में कहूं एक फेस है, वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे फैमिली, मेरा परिवार जानता है, मेरा वो घर जानता है। सो यू आर यू इफ यू आर होम। आप हो, ठीक है, आप हो अगर आप घर में हो, आप हो अगर आप घर पे। इसके अलावा आप हो ही नहीं सकते। घर से एक कदम बाहर जाते ही हम या तो सीरियस हो जाएंगे, या जो मन में आए वो ना बोल सकते हैं, ना कर सकते हैं। इन बातों को यार, ये तो बच्चे एग्जैक्टली फर्क जो इसका रियल लाइफ में फर्क होता है कि हाँ वाकई में इसमें कभी रेंटेड होम थोड़ी ना पड़ती हो, तो रेंटेड हाउस हो सकता है, रेंटेड होम नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, बच्चे खुला आसमान भी घर हो सकता है। एक फुटपाथ पे सोने वाला भिखारी उसे अपना घर बोलता है। ये खुला आसमान भी घर होता है, क्योंकि घर फीलिंग से बनेगा। घर ईंट पत्थरों से नहीं बना करते, समझ रहे? ईंट पत्थरों से नहीं बना करते हैं, घर बनते हैं वो अपने आप में, अपनी भावनाओं से बनते हैं। अगर हम फुटपाथ पे भी रह रहे हैं, ठीक है, रिश्तों में मजबूती है, तो अपने वहां पे जो हम एनवायरमेंट को क्रिएट कर रहे हैं ना, वो भावनाएं जो क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारा घर, उसको भी हम घर बोल के चलते हैं, समझेगा? चलिए, तो ये तो बात हुई स्पोकन से रिलेटेड। अब इसमें मैं सब टेक्निकल आ जाता है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं ग्रामर की। अब बात करते हैं ग्रामर। अगर ग्रामेटिकली बात करोगे बेटा, तो जो होम है, जो होम है वो अपने आप में एडवर्ब बन जाती है। वो होम जो है वो अपने आप में क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। और अगर आप होम की बजाय बात करते हैं हाउस की, ठीक है, वो अपने आप में एक नाउन होता है बेटा। ठीक है, वो अपने आप में एक नाउन होता है। जैसे ध्यान से सकते हैं, मैंने बोला आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू होम। अभी टू गलत हो जाता है बेटा, क्यों? क्योंकि होम एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गई है। एडवर्ब ऑफ क्या बनती है बेटा? ये प्लेस बनती है ग्रामर में। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन की कोई भी जरूरत नहीं होती। एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती, इसलिए बेटा होम से पहले आप प्रीपोजिशन लगाते हैं। आप बोलते हो आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम। देखो, लेकिन क्या होता है कई बार फिर आप इसके साथ एक धोखा करते हो और आप ये लिख देते हो बेटा आई एम गोइंग टू माय होम, आई एम गोइंग टू माय होम, मैं अपने घर जा रहा हूं। अब आप देखते हो सर अब कैसे टू है, मैं कई बार टू देखता हूं नहीं बेटा, वो फर्क आप पता क्या होता है? अब आपने ये माई यूज कर लिया, और माई क्या होता है? डेटर्मिनर। और मेरे बच्चे डेटर्मिनर के बाद क्या आता है? नाउन। अब होम को आपने एज नाउन यूज कर लिया, जब आप एज नाउन यूज करोगे तो प्रीपोजिशन तो लगानी पड़ेगी। अब प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये अपने आप में प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। सो जब आप होम को डायरेक्ट यूज करोगे तो उसे प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले डेटर्मिनर मत लगाना, आप प्रीपोजिशन लगानी पड़ जाएगी। अगर आप उससे पहले डेटर्मिनर लगा दोगे, क्योंकि उसके बाद जो होम आएगा वो एज नाउन यूज होगा, एज नाउन यूज होगा तो आपको तो प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। जैसे हाउस से पहले आप लगाते हो, ठीक है, जैसे हाउस से पहले आप लगाते हो, जैसे मैंने बोल दिया ही इज गोइंग टू हर हाउस, ठीक है, ये चीज यहां पर है, तो प्रीपोजिशन तो लगानी पड़ेगी। ये कांसेप्ट होता है, एन इंटरेस्टिंग कांसेप्ट, एन इंटरेस्टिंग कांसेप्ट। स्पोकन में अभी वक्त लगेगा 15 दिन और, ठीक है। मैं दूसरा कोई इंटरेस्टिंग बात बताता हूं इसका। इसका मतलब बेटा होम नाउन भी होगा, उससे पहले डेटर्मिनर आ जाएगा, ठीक है। देखो एक बात ध्यान से रखिएगा, अगर मैं आपको एक बात कहता हूं कि अगर यहां सेम पर्सन है, हाँ, और इधर भी सेम पर्सन, तो आप होम शब्द का यूज कर सकते हो। अभी समझाऊंगा मैं क्या क्या। अगर डिफरेंट पर्सन हो गया तो होम शब्द का यूज नहीं हो सकता। डिफरेंट पीपल, फिर उनके आप पोजेशन अधिकार दिखाओगे ना, तो आप हाउस का यूज करना। जैसे मैं बताता हूं मैं क्या कहता हूं। देखो, अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू हर होम और आई एम गोइंग टू हर हाउस, देखो कौन जा रहा है? तुम जा रहे हो उसके घर, जा भाई, उसके घर को घर कहने का अधिकार सिर्फ उसको है, आपको नहीं। बेटा आपका घर आपके घर है, मेरे लिए तो जस्ट लाइक अ बिल्डिंग, इसको मैं विजिट करूंगा, हमेशा याद रखिएगा। आप किसी के घर को आप ये बोलते हैं घर जैसा महसूस करो, फील लाइक होम, फील लाइक होम होगा, घर नहीं हो सकता आपका। ये फैक्ट है मेरे बच्चे, ये फैक्ट है। अगर आप ये बोलते मैं अपने घर जा रहा हूं, ठीक है, आई एम गोइंग टू माय होम, आई एम गोइंग टू माय होम, ये सही है, पता है? तो सेम पर्सन और सेम पोजीशन, बट ये और ये डिफरेंट हो। ये इंटरेस्टिंग है कि आपके घर को घर आप कह सकते हो, दूसरे को अधिकार नहीं। मैंने बोला क्यों? क्योंकि वो फीलिंग से बनता है भाई। आपकी जो आपके मां बाप की फीलिंग है बेटा, वो किसी की नहीं हो सकती। है ना इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ, इसलिए शादी में बोलते हैं तो है, हर एक मां अपनी बेटी को क्या बोलती है? बेटी आज से आप तुम्हारा यही घर है, अब आज से यही तुम्हारा घर है। लेकिन सामने वाले अपनी बेटी की तरह तो नहीं मानते उसे, अपनी बेटी की तरह तो नहीं मानते उसे। अगर बाकी में वो भी अपनी बेटी की तरह माने तो फीलिंग्स चेंज हो जाए। और आजकल है बदलाव अच्छी जगह, कई जगह, तो उनको, ठीक है। चलो आज मैं तुम्हें शादी समझा देता हूँ, मैरी। और मैरी से पहले ना, चलो नहीं, आपको एक और चीज समझाता हूँ, या हाँ, इस वर्ब को समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझ बेटा। देखो एक वर्ब होती है, ठीक है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है बेटा? जो इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन करता है। अब ऐसे लिखना, वर्ब को डायरेक्ट एक्सप्लेन करता है। डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ब इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उस वर्ब की डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। खाया तो क्या खाया, पढ़ा तो क्या पढ़ा, लिखा तो क्या लिखा, पेंट किया तो क्या किया, वॉश किया तो क्या किया, ड्रो किया तो क्या किया, देखा तो क्या देखा। इसलिए ज्यादातर आप देखोगे ये व्हाट का रिप्लाई बन जाता है। ज्यादातर आप क्या देखते हो बेटा? ये व्हाट का रिप्लाई। ही एट व्हाट, तो मैंने कहा था ना, ही एट एप्पल्स, ही एट व्हाट एप्पल्स। एप्पल्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया किसका? इस वर्ब का, है ना।
ये चीज मैं जानता हूं किसको, तो डायरेक्ट कई बार कई बार इंसान के रूप में भी आ जाता है बेटा, इंसान के रूप में भी आ जाता है, ठीक है, होम भी कई बार ये हो जाता है, ठीक है। जैसे ही नोज, वो जानता है, किसको जानता है, उसको, ये लो, ही नोज हर, तो ही नोज क्या हो बेटा, वर्ब, और इस वर्ब का ये हर क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है, जानते हो तो कैसे जानते हो, पढ़ा तो क्या पढ़ा। तो जब आप ऐसे वर्ब के बाद तुरंत उसका ऑब्जेक्ट लिख रहे हो तो बेटा उसमें याद रखिएगा, उसमें प्रीपोजिशन की कोई जरूरत नहीं होती। ही एट 2 एप्पल्स, ही एट 4 एप्पल्स बिफोर एप्पल, अरे यार लॉजिकल है। तो इनके यहां पर एरो लगाइएगा, मतलब यहीं पे लिखेगा, इन्हें प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट रिलेट करता है, उसको प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सप्लेन करता है वर्ब को, तो प्रीपोजिशन क्यों लगाओगे, इसलिए बेटा जब वर्ब के साथ आप वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखते हो तो उस ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती, तो आप उसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। क्यों करोगे, ठीक है जी, डन भाई। अबे घोंचो अभी तो बताया, ऑन द ग्राउंड होता है, इन द ग्राउंड दौड़ाएगा उसे, वेरी गुड। इसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, वो वर्ब का पार्ट है, बात की बात। अब बोलो सर सडनली बता रहे हो, इसका रीजन इसलिए बता रहा हूं, इसका रीजन इन्हें ट्रांजिटिव वर्ब बोल देना बेटा, टेक्निकली इसका नाम देखोगे ना तो होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बचपन याद होगा तुम्हें थोड़ा थोड़ा, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, वो चीज, ठीक है, वेरी गुड। करो कॉपी। अब इस कांसेप्ट को मैंने क्यों बताया सडनली, हां अभी इसका भी पहला पता चलेगा, ठीक है। देखो अब सवाल पैदा होता है, मैंने इसको क्यों बताया, इसको मैंने समझाया मेरे दोस्त मैरी वर्ब के लिए, मैरी वर्ब को समझाने के लिए ही आपको मैंने इसे बताया। देखो ये जो वर्ब होती है ना भाई, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जो मैरी वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, मतलब इसके बाद जो इसका ऑब्जेक्ट आएगा, भाई आप शादी करोगे तो किसी ना किसी इंसान से ही करोगे बेटा, है ख्याल क्या है, इंसान से करोगे, तो मेरे दोस्त जब इसका ऑब्जेक्ट आएगा, हाँ तो इसको क्या प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो क्या इसको टू प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो वो चीज तो यहाँ पे है, वेरी गुड। अब मैंने बोल दिया ही मैरिड, उसने शादी की थी, हाँ अब मैंने ही मैरिड यूज कर दिया, हाँ अब मैं बोल दिया मैरिड टू अ रिच वुमन, उसने एक अमीर वुमन से शादी की थी, तो टू लगाने की जरूरत है बेटा, बताइए, ही मैरिड अ रिच वुमन, वेरी गुड, तो लॉजिकल हो गया, तो ही मैरिड अ रिच वुमन, ही मैरिड अ रिच वुमन, ही मैरिड अ रिच वुमन, तो आप इसको ऐसे यूज करो, ही मैरिड अ रिच वुमन, वेरी गुड। क्यों, उसको जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट किसे, वो जानता है किसे, वो मिला था किससे, डायरेक्ट को पैसा उस बात को, तो आपको प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं, तो याद रखिए क्योंकि ये वर्ब है और बेटा ये इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, अब ये बोल दे, जैसे ही विल मैरी हर, ही विल मैरी हर, ही विल मैरी टू हर तो नहीं आएगा बेटा, ही विल मैरी हर वो से शादी करेगा, ही विल मैरी हर वो से शादी करेगा, सही। अब आगे पॉइंट ऑफ व्यू सेकंड में क्या है, लेकिन गड़बड़ होती है, गड़बड़ क्या, जो ये मैरिड शब्द होता है बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है और ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। जब ये एडजेक्टिव बनता है तो इसके साथ आप टू लगाते हो और उस पर्सन का नाम लिखते हो जिसके साथ आपने शादी की, जिसके साथ आप शादीशुदा हो, तो यहां कहानी बदल जाती है। अब वर्ब वर्ब की तरह यूज नहीं वर्ड, ठीक है, जैसे शी इज मैरिड, वो शादीशुदा है, बोलते हैं ना शी इज मैरिड, वो शादीशुदा है, तो शी इज मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर, अब आपको टू लगाना पड़ेगा क्योंकि वो वर्ब नहीं बेटा, वो वर्ब नहीं है, अब वो क्या है, एडजेक्टिव है, वो क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, वेरी गुड। अब कई बार इसमें क्या होता है कि आगे आप टाइम लाइन बता देते हो तो इसके साथ प्रीपोजिशन आ जाती है, लेकिन आगे आप टाइम लाइन बता देते हो, जैसे मैं सब एक बात बताता हूं, थर्ड में देखो आप क्या यूज करते हो, गेट यूज करते हो, यार मैं शादी करूंगा, गेट वर्ब आप यूज करते हो, हाँ, और फिर उसके साथ आप मैरिड यूज करते हो, तब क्या करते हो, जैसे आई विल गेट मैरिड, आई विल गेट मैरिड, हाँ इन जुलाई, मैं जुलाई में शादी करूंगा, तो सही है क्योंकि ये बेटा टाइम है, ये इसके लिए आया है, ये तो टाइम बता रहा है, ये तो टाइम बता रहा है, तो ये सही है, वहां पर्सन के लिए थोड़ी लाने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैंने बोला ही गेट मैरिड, उसने शादी की थी एट द एज ऑफ 24, 24 की उम्र में, तो ये कह रहा है, ये बेटा एट तो इसके बारे में आया है, इसके लिए थोड़ा कुछ कह रहा है, तो कई बार बच्चे पागल भी होता है, काट के आगे पेपर में कहते मेरे के साथ प्रपोजन नहीं आ, पागल टाइम बता रहा था, वो तो टाइम बता रहा था, ये फर्क है। अब फर्क आता है बेटा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, इसमें फर्क आता है बेटा, क्या फर्क आता है ध्यान दो। अगर मैं एक बात कहता हूं ही नोज हर, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है तो प्रीपोजिशन की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब आपने इसे बनाया शी इज नॉन टू हिम, शी इज नॉन टू हिम, तो उसके साथ उसकी जान पहचान, देखो जब पैसिव वॉइस आता है टू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसे हटाएंगे तो लॉजिकल हो जाएगा, ही इज नॉन हिम, ही इज नॉन हिम, शी इज नॉन हिम, शी इज नॉन टू हिम, यही फर्क होता है, ठीक है। अगर उसने उससे शादी की थी तो अगर मैं ये लिख दूं ही मैरिड हर, ही मैरिड हर, सेकंड फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस है। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शी आगे आ जाएगा, शी वाज मैरिड, शी वाज मैरिड, और अभी भी समझाया मैंने, वो शादीशुदा है, किसके साथ, फिर तो लगाना पड़ेगा शी वाज मैरिड टू हिम, तो जो पर्सन है उससे पहले टू लगाना पड़ जाएगा बेटा मैरिड के बाद, अगर पैसिव वॉइस है तो, क्योंकि एक्टिव में ही तो वो कहीं ना कहीं साउंड करेगा ना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपना ले, एक्टिव में ही साउंड करेगा, पैसिव में तो नहीं साउंड करेगा, शी वाज मैरिड टू हिम, डन, ये ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चा क्या सोचता है सर मैरिड के साथ विद लगा दो बेटा, विद अलग मीनिंग देगा, विद मतलब पता है क्या, सपोज करो कोई विधवा हो गई है कोई औरत और वो शादी कर रही है, उनके पहले से भी दो बच्चे हैं, वो फिर शादी कर रही है, तो तब बात है शी मैरिड विद टू चिल्ड्रंस, उसने दो बच्चों के साथ शादी की, मतलब ये नहीं कि दो बच्चों से शादी की, नहीं बेटा, मतलब पहले से उसके दो बच्चे थे, विद का मतलब ये हो जाता है, तो ये डिफरेंस होता है इसमें, है ना, बहुत बढ़िया। बना जी इंटरेस्टिंग पार्ट, 2022 में 23 में सीजन कितनी वैकेंसी आएंगी बेटा, सफिशिएंट आएंगी, तेरी सीट तो पक्की, तू पढ़ ले ऐसा कभी नहीं सोचते, कितनी भी वैकेंसी आएंगी, तूने अपनी नौकरी लेनी, मंजिल सेम है, रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कम वैकेंसी आएगी तो तुझे मेहनत बढ़ानी पड़ जाएगी,
क्योंकि कम वैकेंसी में नंबर अपना लेके आना तो मेहनत तो बढ़ानी है बेटा, तो मेहनत बढ़ा दियो, टेंशन क्यों ले रहा है जी। ये बेटा मेरी वर्ब, मैं कैसे आप इसको यूज करते हो आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पार्ट क्या बेटा, अगला है हमारे पास वाई वर्सेस ड्यूरिंग। बेटा दोनों के मीनिंग में कोई फर्क नहीं होता है, वाई और ड्यूरिंग के मीनिंग में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं होता, वाई भी सेम यूज होता है बेटा और ड्यूरिंग भी सेम यूज होता है। लेकिन क्या होता है, वाई जो होता है वो एज अ कंजंक्शन, जब भी दो काम एक साथ चल रहे हो ना तब ड्यूरिंग भी, बट ड्यूरिंग एज अ प्रीपोजिशन यूज होता है और वाई एज अ प्रीपोजिशन यूज होता है, एज अ कंजंक्शन वाई और ड्यूरिंग जो है एज अ प्रीपोजिशन यूज होता है, ठीक है। वेरी गुड। तो अगर मैं ये कह दूं ही वाज प्लेइंग हां ड्यूरिंग हिज ब्रदर वाज स्लीपिंग, तो जब उसका भाई सो रहा था उस टाइम के दौरान वो क्या कर रहा था, वो खेल रहा था। लेकिन बेटा यहां तो कंजंक्शन की जरूरत है, तो ड्यूरिंग करके आप यहां पर वाई लगा दो। चलो, ही फेल्ट नर्वस, हां ही फेल्ट नर्वस व्हाइल हिज स्पीच, अपनी स्पीच के दौरान, तो बेटा यहां मुझे प्रीपोजिशन की जरूरत है, मैं ड्यूरिंग हिज स्पीच लगाऊंगा, व्हाइल हिज स्पीच लगाऊंगा। दोनों में बहुत छोटा सा फर्क लेकिन पेपर में पूछ लिया जाता है। ऐसा ही सेम फर्क आता है मेरे बच्चे एज और लाइक में, एज वर्सेस लाइक। याद रखिएगा जो एज है वो एडवर्ब भी होती है कहीं ना कहीं, बट कंजंक्शन भी होती है, और लाइक जो है वो प्रीपोजिशन होती है, ये ध्यान रखिएगा। सो मैंने बोल दिया आई वेंट मार्केट, ठीक है, आई वेंट मार्केट टू बाय सम फ्रूट, मैं मार्केट गया था कुछ फ्रूट खरीदने, ठीक है, टू बाय सम फ्रूट एज ऑरेंजेस एप्पल्स, ठीक है, ऐसे उसने दे दिया पेपर। तो आपने देखा यहां प्रीपोजिशन की जरूरत है बेटा, तो लाइक लगाओ एज ना लगाओ, ठीक है। चलिए, ही इज एज टॉल लाइक, ठीक है, लाइक मी एम, बेटा गलत हो गया, ही इज एज टॉल एज, अब कंपैरिजन किसका, ही का, तो ही का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा, सब्जेक्ट से, तो क्या बनेगा, ही इज एज टॉल एज आई एम, ठीक है जी। जी चलो, अब एक कॉन्सेप्ट में ऐसे कराता हूं, कुछ प्रीपोजिशंस होती हैं जो टू प्रीपोजिशन होती है वो कई वर्ड्स के साथ अपना सेम देखते हो आप, जैसे रिप्लाई टू मी, टॉक टू मी, अगर मैं कहूं मेरे से बात करो तो क्या बोलो, टॉक एट मी, टॉक टू मी, टॉक एट मी, यू शुड टॉक टू हर, यू शुड टॉक एट हर नहीं। सो ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको ये करा रहा हूं कि आप वर्ब्स देखते हो या बोल दो कोई भी वर्ड्स देखते हो, कोई भी उसके साथ टू प्रीपोजिशन आती है बेटा, हां आप वर्ब बोल दिया कुछ भी उसके साथ टू प्रीपोजिशन आप ऐड ऑन करते हैं, बाकी कुछ लगाओगे, ठीक है, बाकी कुछ लगाओगे तो इलॉजिकल हो जाएगा, भाई मतलब दो काम एक साथ चलना, ठीक है, ये चीज है। वर्ब से तो आप टू प्रीपोजिशन आप कहीं ना कहीं देखते हो, वर्ब हो या कोई और वर्ड हो, ठीक है। जैसे चलो एक एग्जांपल देखिएगा, इट इज इजी टू ऐड, इट इज इजी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा जोड़ना, इट इज इजी टू ऐड 10 हां 200, बस ठीक है। तो बेटा इट इज इजी टू ऐड 10 200, 100 में 10 जोड़ना आसान, हाँ तो उस तक जोड़ेंगे तो ये आ गया टू प्रीपोजिशन, ऐड टू, तो बेटा ऐड के साथ क्या देखते हो, टू, ऐड टू, ठीक है, वेरी गुड, ये चीज है। डन। नेक्स्ट मैंने बोला इट टुक मी अ व्हाइल, मतलब मुझे थोड़ा वक्त लगा टू एडजस्ट, अब मैंने एडजस्ट लिख दिया, टू एडजस्ट टू इट या टू एडजस्ट टू दैट, मुझे थोड़ा वक्त लगा उस चीज में एडजस्ट करने का, एडजस्ट टू, यू हैव टू एडजस्ट टू द क्लाइमेट, तुम्हें क्लाइमेट में एडजस्ट होना पड़ेगा, एडजस्ट के साथ भी आप क्या लगाते हो, टू। नेक्स्ट द थीफ, सपोज मैंने बोला द थीफ, हां एडमिटेड, उसने मान लिया, एडमिट कर लिया बेटा, फिर क्या आ गया, टू, ठीक है, एडमिटेड टू ब्रेकिंग द ग्लास। अच्छा ब्रेकिंग द ग्लास पता है क्यों है बेटा, क्योंकि आपको ये पता है टू अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद जिरेंड एज एन ऑब्जेक्ट आता है ना बेटा, क्योंकि ये भी जिरेंड भी क्या होता है, नाउन ही होता है। एडमिट टू, ठीक है, दे बिलोंग टू दिस प्लेस, वे इस प्लेस से बिलोंग करते हैं, तो बिलोंग के साथ भी क्या आता है बेटा, टू आता है, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही क्या होता है, हम जब लगाते हैं कंपेयर टू, आप कंपेयर के साथ भी कई बार क्या वर्ड यूज कर देते हैं, टू, ठीक है। मैंने बोल दिया हिज प्रॉब्लम्स आर, ठीक है, हिज प्रॉब्लम्स आर नथिंग, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं हिज प्रॉब्लम्स आर नथिंग कंपेयर्ड टू योर्स, यार आपकी प्रॉब्लम से अगर कंपेयर करें तो उसकी प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं कंपेयर टू योर्स, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे होता है बेटा, ही कन्फेस्ड टू, ठीक है, ब्रेकिंग द ग्लास, ये लो सेम लिख दो, शीशा तोड़ना उसने क्या किया, कन्फेस किया, जैसे एडमिट था बेटा वैसे ही कन्फेस, जैसे एडमिट था वैसे ही आप कन्फेस को यूज कर रहे हो, जैसे आप एडमिट यूज कर रहे थे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू, अब नॉर्मल फॉर एग्जांपल्स के तो क्या जरूरत है बेटा, कंट्रीब्यूट करना, तो कंट्रीब्यूट टू, ही कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोजेक्ट, ठीक है। एक्सप्लेन टू मी, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू मी, ठीक है। और अभी मैंने बोला था गेट मैरिड टू, क्योंकि मैरिड यहां क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, वेरी गुड। आपने बोला बेटा लिसन टू मी, टॉक टू मी, रिप्लाई टू मी, ठीक है, लिसन टू मी, टॉक टू मी, रिप्लाई टू मी, ऑब्जेक्ट टू, किसी का ऑब्जेक्ट करना, रिएक्ट टू, किसी चीज पर रिएक्ट करना, रेफर टू, किसी चीज को क्या करना, रेफर करना, रिस्पॉन्ड टू, क्या करना, रिस्पॉन्ड देना चीजों का, ठीक है। और सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब आप यूज करते हो, ठीक है, सब्सक्राइब टू, ठीक है, आप यूज कर लेते हो, और टर्न टू आप यूज कर लेते हो, टर्न टू, प्लीज टॉक टू मी, ठीक है, जैसे आप टर्न यूज कर रहे हैं, टर्न टू द लेफ्ट बोलते हैं, टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट में बोल जाओ, टर्न टू द लेफ्ट, आप ये बोलते हो। राइट टू हिम, मतलब लेटर लिखना, आई विल राइट टू हिम, मैं उसको लेटर लिखूंगा, आई विल राइट टू हिम, मैं उसको लेटर लिखूंगा, ठीक है। स्पीक टू मी, टॉक टू मी, बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन भी आपको, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको लिखवा दी। घबराने का ना, घबराने का ना, ठीक है बेटा, तो ये प्रीपोजिशन ऐसे यूज होती है। चलो बच्चे आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं बेटा, कल मुलाकात करेंगे, उधर आगे बढ़ेंगे। आज शाम को भी क्लास होगी मेंस वाली ना, यूट्यूब पर 6 बजे वो रहेगी, और 23 को यानी कि फ्राइडे को एक बहुत ही प्यारी वीडियो आएगी 3 मिनट की, वो क्या होगी वो सस्पेंस में फ्राइडे ही आपको बताऊंगा, यूट्यूब पर आएगी।
मैंने चलो खुश रहो, आप आ जाओ, बिंदास रहो। इसको हम कर लेते हैं जी सेम टू सेम सेव। ठीक है, चलो जी बाय।